Hello, my dear students. Welcome to the session of matrix spaces, very first class of matrix spaces. आइए शुरू करते हैं. There is a definition. Let X be any non-empty set and D from X cross X to R plus union 0 be any function. Then X comma D is said to be a matrix space if and only if the following axioms are satisfied. ये आपके 4 axioms हैं. Just like group theory. अगर आपने group theory पढ़ा है तो उसे आप आराम से relate कर सकते हैं. नहीं भी पढ़ा है तो ज़रा ये बात करते हैं. बेटा इंटायर सिलेबस में ये आपका ए पॉइंट होगा बेटा, ये आपका बी पॉइंट होगा, और ये जो लेंथ है लेंथ, इसको डी ए भी पढ़ना है आपको. डी ए बी यानी ये नोटेशन है. डी ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. पहले तो ये समझ लो, ये नोटेशन है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. तो व्हाट इज डी एक्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई. व्हाट इज डी पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अब ये डिस्टेंस क्या क्या दिखा सकते हैं आपको वो देखते हैं. बेटा जो लेंथ है, ये लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगा दिख रहा है. बट जैसे जैसे आप बी को ए के पास ले जाएंगे, राइट नाउ बी इज हियर, देन बी इज हियर, देन बी इज हियर, व्हाट विल हैपन इफ बी इज ए. अगर बी ए के बराबर हो गया तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा. तो डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. यही पहला एग्जाम है. लॉजिकली सोचिए जरा, डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी ना होगा, जीरो हो सकता है या पॉजिटिव रहेगा हमेशा. नेक्स्ट एग्जाम है कोइंसिडेंस. जैसे कि आपको भी बताया था बेटा, व्हाट विल हैपन इफ बी कोइंसाइड्स विद ए. जब बी ए बन जाएगा तो डिस्टेंस का क्या होगा, जीरो. वही कोइंसिडेंस एग्जाम के रूप में आपके सामने. कोइंसिडेंस इज डी एक्स वाई जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल वाई. ये इफ एंड ओनली इफ है. जब कभी भी इसको प्रूव करना है तो ये आई थिंक यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा एंड दिस इम्प्लाइज दिस आपको शो करना पड़ेगा. थर्ड पॉइंट में सिमिट्री. डिस्टेंस देखिए ए का बी से या बी का ए से, चेंज थोड़ी ना होगा. तो सिमिट्री में डी एक्स वाई सेम एज डी वाई एक्स. चलिए अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी. हाँ वेल, स्कूल डेज से ही जैसे ही ट्राइंगल बोला जाता है तो 3 पॉइंट्स हमारे दिमाग में आने चाहिए. तो दिस इज योर ए बेटा, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी. हाँ जी, ये लेंथ और ये लेंथ. बेटा ये हो गया आपका डी ए बी, ये हो गया आपका डी ए सी एंड दिस इज डी सी बी. बेटा ये तो स्कूल का बच्चा भी जानता है कि दिस लेंथ विल बी लेस देन इक्वल टू दिस प्लस दिस. ये एक एक साइड का जो लेंथ है दोनों, बाकी दोनों के सम से लेस ही रहेगा. यही चीज़ आपके सामने एग्जाम के माध्यम से लिखी गई कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई. तो ये 4 एग्जाम्स हैं. ये वेल जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है बेटा अभी, ये सब कुछ एक्स में होल्ड कर रहा है. मतलब ये पॉइंट्स वगैरह जो लिए हैं आपने वो कैपिटल एक्स से लिए हैं, ध्यान रखिएगा. तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी या फिर एक्स वाई जेड, ये सब के सब कैपिटल एक्स के मेंबर से, ध्यान रहे आपको. अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग. अब आपको करना क्या है या क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे. देखिए वेरिएशंस तो बहुत से बहुत है. आज की क्लास में मैं 4 बढ़िया से क्वेश्चंस डिस्कस कर लूँगा. बेटा मैं फिर भी चाहूँगा थोड़ा सा ग्रुप थ्योरी से रिलेट करके आपको बताया जाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और आगे बहुत काम है. ठीक, ध्यान से देखिए. ग्रुप होने के लिए क्या क्या एग्जाम्स होती थी बेटा. आपका क्लोजर, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ठीक है, ये 4 एग्जाम्स होती थी. लाइकवाइज मैट्रिक्स स्पेस होने के लिए ये चारों चीज़ें ज़रूरी हैं. नॉन नेगेटिविटी, कोइंसिडेंस, सिमेट्री, ट्रायंगल इनइक्वालिटी. बिकॉज वी आर इन मैट्रिक्स स्पेसेस, बिकॉज वी आर इन मैट्रिक्स स्पेसेस, तो इन्हीं एग्जाम्स को आप M1, M2, M3, M4 भी बोलेंगे. जैसे ग्रुप थ्री के एग्जाम्स को G1, G2, G3, G4 बोला जाता था. जी नेक्स्ट थिंग, मैट्रिक्स स्पेस होने के लिए चारों का होना जरूरी है. मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम इज वैलिड, सेकंड इज वैलिड, थर्ड इज वैलिड, लेकिन फोर्थ आप प्रूव नहीं कर पा रहे तो भाई मैट्रिक्स स्पेस नहीं होगा. ये तो चलो समझ में आता है आपको. अब बेटा आगे देखो, ये आपका कैपिटल एक्स है, ये आपका डी है. ध्यान से देखिए, कैपिटल एक्स आपका एक स्पेस हो गया मेरे बेटा, और डी जो है वो आपका मीट्रिक है. या तो इसको मीट्रिक बोल दो या आप इसको डिस्टेंस फंक्शन बोल दो. जो भी आपको समझ में आता है आप उसको पकड़ सकते हैं. वैसे तो ये फंक्शन के तौर पे आपको लिखा गया है, आपके सामने लिखा गया है, बट मेरा एक्सपीरियंस कुछ और बताता है कि बेटा ये बच्चा पहली लाइन को कैच ही नहीं कर पाता है. हाँ जी, मैं फर्स्ट क्लास में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन को कैच ही नहीं कर पाते. उनका काम है एग्जाम्स का रट्टा लगाना और आगे बढ़ना. कम से कम आप ऐसा ना करें. आप समझें. देखो बेटा, ये एक स्पेस है और ये डी मीट्रिकली स्टैंड कर रहे हैं. बचपन में जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं. बेटा उन्हीं को बोला जाता है मीट्रिक यूनिट्स. तो दैट इज समथिंग पर्टेनिंग विद डिस्टेंसेस. तो ये वही वाला मीट्रिक है.
मतलब एक्चुअल में आप ये लगा लीजिए, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह समझ लो इसको, और कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो बेटा ये स्पेस है और ये मीट्रिक है, जब ये दोनों चीज़ें साथ में कंबाइन होंगी तब जाके बनेगा मीट्रिक स्पेस। इट्स लाइक, प्लीज़ जरा साथ दीजिए, मैं चाह के भी बच नहीं पा रहा ग्रुप थ्योरी से। बेटा ग्रुप थ्योरी के ग्रुप थ्योरी में ये आपका सेट होता है और ये आपका ऑपरेशन होता है। बिना ऑपरेशन के ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो लाइकवाइज बिना मीट्रिक के स्पेस का क्या काम, जिस तरह हर ग्रुप के साथ एक ऑपरेशन एसोसिएटेड होता है, उसी तरह हर स्पेस के साथ एक मीट्रिक एसोसिएटेड होता है। अब तक आपने नहीं पढ़ा था, अभी आप प्रवेश कर रहे हैं दरवाजे में। एक्चुअल में हर स्पेस में एक मीट्रिक होता ही है, होता ही है। आइए ज़रा इसी में बात करें। मैं फिर से ये सब चीज़ें ग्रुप थ्योरी से रिलेट करना चाहूँगा, बेटा ज़रा साथ दो। ग्रुप थे, ओके नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ग्रुप थ्योरी के समय आप क्या कहते थे बेटा? भाई देखो, देखना तो पड़ेगा तुम्हें। ये जी और स्टार है, तो ये तीन लाइनें मैं लिख रहा हूँ, ज़रा देखिए। जी कॉमा स्टार इज़ अ ग्रुप, या फिर जी इज़ अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टार, या फिर स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। हाँ जी बेटा, ये तीनों चीज़ें तो एक ही हैं। आप कहेंगे हाँ जी सर एक ही है, तो मीनिंग जिसने समझा हुआ है ग्रुप का वो कहेगा, वही कहेगा ये तीनों चीज़ें एक है, और ये रट्टे लगाने वाले तो परेशान ही रहेंगे। आप लोग ना हो परेशान, आप ज़रा मैट्रिक्स स्पेस में आइए। अभी मैंने कुछ बोला बेटा आपको, एक्स के साथ डी, जैसे एक सेट के साथ ऑपरेशन कंबाइन होने पे ही ग्रुप बन सकता है, वैसे ही एक स्पेस के साथ मीट्रिक कंबाइन होने पे ही वो मीट्रिक स्पेस बनाएगा। बेटा ज़रा आइए, वेदर यू आर सेइंग एक्स कॉमा डी इज अ मीट्रिक स्पेस, और एक्स इज अ मीट्रिक स्पेस विद रिस्पेक्ट टू डी, ग्रुप थ्योरी से रिलेट कर लो, या फिर डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स। बेटा ये तीनों चीज़ें एकदम सेम है। अब देख सकते हैं, ग्रुप थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ आप समझ सकते हैं। व्हाट इज अ मीट्रिक स्पेस, जब एक स्पेस के साथ मीट्रिक डी कंबाइन होगा तब जाके बनेगा मीट्रिक स्पेस, ये दिमाग में डाल लीजिए। अच्छा जी, ये तो चलो आप लोगों को समझ में आता है। अब आगे क्या होगा बेटा? आगे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिए ज़रा, छोटी सी चीज़। मान लीजिए एक्स डी है, ये वाई आपका डी स्टार हो गया, और ये जेड आपका डी डबल स्टार के साथ काम कर रहा है। आप क्या बोलेंगे कि मीट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी, मीट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई इज डी स्टार, या मीट्रिक वर्किंग इनसाइड जेड इज डी डबल स्टार। ना इनका क्या रोल है? रोल आपको पता है बेटा, ये ए भी यहाँ ले लो, यहाँ ले लो और यहाँ ले लो। तो ये जो डिस्टेंस है ये डी से मेजर किया जाएगा, इसको डी ए भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? डी स्टार ए भी, यस, डी डबल स्टार ए भी। ठीक है, याद रहे, जैसे हर ग्रुप के साथ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है, ज़रूरी थोड़ा ना है आपको तीन चार अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं तो उनमें सेम ही ऑपरेशन काम कर रहा होगा, सारे एडिटिव होंगे या सारे मल्टीप्लिकेटिव होंगे। नहीं, मॉड्यूलर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बहुत सारे ऑपरेशंस पॉसिबल हैं, सेम ही है। जो भी स्पेस आपको दिया है उसका मीट्रिक रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ओके, राइट नाउ इतना आगे जाने की बजाय इन एग्जाम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेटा ये पहला नॉन नेगेटिविटी, सेकंड कोइंसिडेंस, थर्ड सिमेट्री, चौथा ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये चारों चीज़ें पहले हम वेरीफाई करेंगे अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आप सबके लिए, डिफाइन डी ऑन रियल लाइन बाय डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, शो दैट आर कॉमा डी इज अ मीट्रिक स्पेस। वही मीट्रिक एक्सियम सबको वेरीफाई करनी है, बहुत आराम से हो जाएगा सॉल्यूशन। एंड दी एक्सियम वन, बेटा नॉन नेगेटिविटी, ध्यान से देखो, बहुत आराम से हो जाएगा। क्लियरली भाई मॉड है, अब मॉड तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो दिस इम्प्लाइज मॉड यानी डी एक्स वाई इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स वाई। तो ये तो आराम से हो गया। एक्सियम नंबर टू, कोइंसिडेंस। आइए आइए, क्लियरली अगर आपका डी एक्स वाई ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाइज मॉडुलस में एक्स माइनस वाई ज़ीरो। यदि आगे बढ़ने से पहले ज़रा इधर आ जाओ बेटा, मॉडुलस ऑफ 5 इज़ 5,
यस, मॉडुलस ऑफ -5 इज 5 एंड मॉडुलस ऑफ 0 इज 0। ये बताने के लिए किस चीज़ का मॉडुलस, किस क्वांटिटी का मॉडुलस 0 हो सकता है, आई थिंक सिर्फ 0 का मॉडुलस ही 0 होगा। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा अगर मॉडुलस ऑफ ए 0 लिखा है तो ये तभी संभव है जब ए 0 हो। लॉजिक, लॉजिक, शेयर लॉजिक। चलिए आइए, तो यहाँ भी एक मॉडुलस है जो 0 के बराबर है, यानी अंदर जो क्वांटिटी लिखी गई है वो 0 हो जाएगी। बेटा ये तो बड़े आराम से हो गया। यस, क्या ये स्टेप्स बैकवर्ड भी होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फॉरवर्ड पार्ट है। बैकवर्ड देखते हैं, इफ x इज इक्वल टू y देन x माइनस वाई 0, बैकवर्ड होल्डिंग। अगर ये नंबर 0 है तो इसका मॉडुलस भी 0 होगा, एंड मॉडुलस 0 है तो d इज 0। बढ़िया। थर्ड एग्जाम, क्लियरली dxy स्टैंडिंग फॉर मॉड x माइनस वाई। बेटा आप सबको पता है व्हाट इज मॉडुलस ऑफ -3, 3, एंड व्हाट इज मॉडुलस ऑफ 3, इट इज आल्सो 3। तो आज के बाद और आज से पहले भी मॉडुलस ऑफ -1 को तो मॉडुलस ऑफ ए लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो मॉडुलस आपके सामने x माइनस वाई का आया है, क्या आप इसको माइनस ऑफ x माइनस वाई का मॉडुलस लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो बेटा ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ y माइनस एक्स, एंड अगर इसको बैकवर्ड देखेंगे तो ये बन गया आपका डी वाई एक्स। देखिए लॉजिक से काम चल रहा है, आप और हम बिल्कुल शेयर लॉजिक से काम चला रहे हैं। अब एक आखिरी चीज़ रह गई, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। नंबर 4, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हाँ जी, क्या चीज़ शो करना है मेरे बेटा? टू शो दैट डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। हाँ जी, देखिए ज़रा लेफ्ट हैंड साइड, डी एक्स वाई स्टैंडिंग फॉर मॉड एक्स माइनस, बट एक्स के साथ तो जेड है, तो बेटा ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। And this is first quantity, this is second quantity, and this is working as modulus of a plus b। बेटा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी तो लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है ना, वही चीज़ यहाँ लिखनी है। तो दिस होल क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू फर्स्ट मॉडुलस प्लस सेकंड मॉडुलस ओवर व्हाट इज मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई, डी एक्स वाई। तो ये डी एक्स जेड बन गया, और ये क्या बन गया मेरे बेटा? डी जेड वाई बन गया। देखिए एल एच से शुरू किया था और आर एच एस पे आ गए, बीच में क्या आ रहा है बेटा? लेस देन इक्वल। तो देयर फोर एल एच एस इज लेस देन इक्वल आर एच एस। अच्छा, अब यहाँ दो तीन चार बातें आपको बतानी है बेटा, बहुत ध्यान से सुन, बहुत ध्यान से सुनिए, बिकॉज इट्स फॉर यू। इसके बाद ये करने के बाद आप ये लिखेंगे, देयर फोर इज अ मीट्रिक ऑन आर, या फिर आर कॉमा डी से मीट्रिक स्पेस। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका नामकरण करना। नामकरण मतलब जिस तरह ग्रुप थ्योरी के टाइम पे आपने एडिटिव मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो पढ़ा था, स्पेसिफिक ऑपरेशन का स्पेसिफिक नेम, लाइकवाइज यहाँ कुछ स्पेसिफिक मैट्रिक्स का स्पेसिफिक नेम है, जैसे कि यहाँ इसका स्पेसिफिक नेम है यूजुअल मैट्रिक्स, याद कर लीजिएगा। और बेटा जब तक एग्ज़ाम में अदरवाइज भी अगर रियल लाइन एज अ मैट्रिक स्पेस आपके सामने है और उन्होंने मैट्रिक डिफाइन करके नहीं दी, it is taken to be, it is supposed to be the usual metric until and unless specified। रियल लाइन में हमेशा यूजुअल मीट्रिक ही लिया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग। बेटे ये सॉल्यूशन तो अच्छा खासा दिख रहा है आपको, ये छोटी छोटी बातें जो बच्चों को भूलनी नहीं चाहिए वो भूल जाते हैं, लेकिन वो बातें क्या हैं बेटा? रीज़न देखिए, पहले वाले में तो कुछ नहीं है, सेकंड में डी एक्स वाई यानी मॉड एक्स माइनस वाई ज़ीरो, मॉड एक्स माइनस वाई ज़ीरो से एक्स माइनस वाई ज़ीरो कैसे आ गया? बेटा यहाँ छोटा सा रीज़न दे दीजिएगा, सिंस मॉडुलस ऑफ ए ज़ीरो इफ एंड ओनली ए ज़ीरो। ठीक है बेटा, ऐसे लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। यदि यहाँ भी छोटा सा रीज़न देना है आपको, सिंस मॉडुलस ऑफ माइनस ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ। अब ये इसका पूरा अच्छे से हो गया है, रीज़न भी हो गया और प्रेजेंटेशन भी हो गया, दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। ना वीडियो पॉज करके कॉपी करते रहिएगा चारों एग्जाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम,
वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम, सही सुना आपने, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ मैट्रिक्स। चाहे चाहे सिलेबस 10 बार क्यों ना चेंज हो जाए, बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, एक दो यूनिट में ही सिमट जाए, तो भी ये आर्टिकल, ये क्वेश्चन, ये मैट्रिक नहीं हटेगा। इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, इसको पकड़ के रखिएगा। आइए, लेट एक्स बी यानी नॉन एम्प्टी सेट एंड डी एक्स वाई इक्वल टू 0 एंड 1 करके डिफाइन किया है इस बार। और 0 कब डिफाइन किया है, जब पॉइंट्स इक्वल होंगे। 1 कब डिफाइन किया गया, जब पॉइंट्स अनइक्वल होंगे। आपको शो करना है एक्स कॉमा डी इज ए मैट्रिक्स। बेटा वो शो करने से पहले ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। अगर डी एक्स वाई ऐसा है तो डी ए बी कैसा बोला जाएगा। डी ए बी में भी 0 और 1 लिखा जाएगा। 0 कब, ए इज इक्वल टू बी, और 1 कब, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहाँ का डिस्टेंस पहली बात या तो 0 होगा या 1 होगा, और वो भी पॉइंट्स के इक्वलिटी या अनइक्वलिटी पे डिपेंड करता है, इनइक्वलिटी पे डिपेंड करता है कि पॉइंट्स इक्वल है या नहीं, तब जाके आपका वैल्यू निकले। बढ़िया। अगर मुझे लिखना है डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो बेटा मेरे को ये दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा कि पी और क्यू इक्वल है या अनइक्वल है। अगर पी और क्यू इक्वल है तो 1, सॉरी तो 0, एंड इफ पी इज नॉट इक्वल टू क्यू देन द आंसर इज, डिस्टेंस का आंसर इज 1, नॉट इक्वल टू में। नेक्स्ट थिंग, आइए ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं। लेट एक्स भी यानी नॉन एम्प्टी सेट और डी दे दिया है आपको। आपको शो करना है एक्स कॉमा डी से मैट्रिक्स पे। बेटा यहाँ 3 4 5 एग्जाम्स हैं, ध्यान से देखिए, बहुत आराम से कर लेंगे। पहले 3 एग्जाम्स में तो कुछ होता ही नहीं है, ले देखे 4th एग्जाम में होता है। तो पहले 3 एग्जाम्स ऐसे देख लो, मैं बिकॉज उसको रब कर दूंगा। ओके, लेट्स मी राइट प्रॉपर्ली। फर्स्ट एग्जाम इज नॉन नेगेटिव, क्लियरली। हाँ जी मेरे बेटा, डी एक्स वाई का वैल्यू क्या है, या तो 0 है या 1 है। तो देयर फोर डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। एग्जाम नंबर 2, कोइंसिडेंस तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लियरली। बाय डेफिनेशन इट फॉलोज दैट डी एक्स वाई 0 इफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, छोड़ो दोस्तों। थर्ड एग्जाम, हाँ जी मेरे बेटा, सिमेट्री क्या शो करना है, कुछ तो कर ही देते हैं। क्या शो करना है बेटा सिमेट्री में, कि डी एक्स वाई जो है वो डी वाई एक्स के बराबर हो। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, हाँ जी, ये कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि बेटा ये जो डी एक्स वाई का पेयर है, इस आंसर एक्स और वाई की इक्वालिटी या अनइक्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। तो डी वाई एक्स का आंसर भी इक्वालिटी और अनइक्वालिटी पे डिपेंड करेगा इन सेम ईयर। तो बेटा यहाँ केसेस बनाते हैं हम पहले। केस 1, if x is equal to y, in case 2 if x is not equal to, हाँ जी, अगर x इक्वल टू y है दैट इज होगा ही होगा। हेंस मेरे प्यारे प्यारे बेटा, अगर x y के बराबर था तो डी एक्स वाई 0, और अगर y x के बराबर है तो डी वाई एक्स 0। देयर फोर डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स। ये प्रेजेंटेशन है भाई, फुल प्रूफ प्रेजेंटेशन है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है, आराम से काम हो जाएगा। सेकंड केस में आइए, इफ x इज नॉट इक्वल टू y that is y is not equal to x, hence what is dxy मेरे बेटा 1, and what is dyx मेरे बेटा is also 1, so dxy equals dyx। देख लो, वीडियो पॉज करके सोच लो अच्छे से। आपको केसेस ऐसे बनाने हैं कि कोई भी केस छूटे नहीं, लॉजिक से चलेंगे, कभी भी फेलियर नहीं करेंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लेट मी कंटिन्यू विथ फोर्थ एग्जाम। आइए, फोर्थ एग्जाम कर रहे हैं बेटा। बेटा क्या शो करना है आपको, यू हैव टू शो डी एक्स वाई
लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मेरे साथ दीजिए बेटा। इस साइड का वैल्यू हो सकता है 0 और 1, कुछ और वैल्यू नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1। तो ये 0 है बेटा, ये 1 है और ये आपका 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपका 0 और 1 है, लेकिन राइट हैंड साइड जो है वो आपका 0 1 2 है। तो हम केसेस कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि कुछ भी ना छूटे। ओके, यहीं आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। देखिए भाई, ये हमारा प्रूफ है और फुल प्रूफ आपको प्रूफ मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि कोई भी केस ना छूटे। क्या कह रहा हूँ मैं, इतनी देर से आपको ये समझाया जा रहा है कि बेटा डी एक्स वाई हो या डी एक्स जेड हो, इन सब का वैल्यू लिखने के लिए आपको एलिमेंट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। अब दो एलिमेंट्स होते तो कंपेयर हो जाते हैं, तो तीन तीन है। तो केसेस किस तरह से बन सकते हैं, बच्चा बना सकता है। पहला केस तो यही बनाएगा, एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तभी तो ये वैल्यूज़ देगा। हाँ जी, और लास्ट केस ये बना सकते हैं, लास्ट केस 4 5 जो भी है, वट एवर द थिंग है, कि भाई एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, दिस इज नॉट इक्वल टू जेड, लेकिन इन बिटवीन ये सब भी आएगा। सो मैनी थिंग्स, मतलब कुछ ना कुछ छूट सकते हैं। और खाली केसेस ही नहीं लिखने हैं भाई, इनके अंदर जाके पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड क्या होगा, राइट साइड क्या होगा। देर इज़ ऑलवेज अ चांस, वेल इट हैज़ बीन सीन दैट इन केसेस को बनाने के चक्कर में कुछ ना कुछ बच्चों का छूट जाता है। तो एक ऐसा प्रूफ आपको दिया जा रहा है जो फुल प्रूफ है और जिसमें कोई भी केस नहीं छूटेगा। वो कुछ ऐसे है बेटा, लेफ्ट साइड का वैल्यू 0 1 हो सकता है, राइट साइड का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो यहाँ से हम केसेस बना रहे हैं। सारा खेल इसी का है, प्रेजेंटेशन का है। देखो, एल एच एस 0 और 1, बट आर एच एस इज इक्वल टू 0 और 1 और, तो लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। क्या क्या केसेस हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। केस नंबर 1, सबसे बड़ा आर एच एस का वैल्यू, इफ आर एच एस इज 2। के बाद केस नंबर 2, इफ आर एच एस इज 1। लास्ट में केस नंबर 3, इफ आर एच एस इज 0। आप कहेंगे सर 2 1 0 क्यों बनाया, 0 1 2 क्यों नहीं बनाया? आंसर अभी मिल जाएगा। ये तो मानते हैं ना, यही तीन केसेस बनेंगे, चाहे ऐसे जाइए चाहे वैसे। तो जरा इधर आइए। हाँ जी बेटा, इफ आर एच एस इज 2 देन एज एल एच एस इक्वल टू 0 और 1। since LHS equals 0 और 1, we can observe that भाई LHS का वैल्यू तो स्ट्रिक्टली लेस है RHS से, देख लीजिए वो तो 2 है, ये तो 0 1 के आगे नहीं बढ़ रहा। यहाँ आ जाइए। देन अगेन एज LHS इक्वल टू 0 और 1, we can observe that इस बार इक्वल हो सकते हैं, फिर भी रहेगा तो लेस ही। ठीक है बेटा, LHS इज लेस देन और इक्वल टू RHS, लेस देन इक्वल टू RHS, है ना? दिख रहा है आपको, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है और यहाँ 0 या 1 में से कुछ भी हो सकता है, तो लेस देन इक्वल। ज़रा यहाँ आइए। अब मैं ये नहीं कह सकता ये वाली लाइन जो मैंने लिख दी है, देन सिंस एल एच एस 0 1, तो उल्टा हो जाएगा। क्या करें सर? हाँ, इसीलिए ये केस यहाँ रखा। देखो क्या करेंगे बेटा, इफ आर एच एस 0, अब मैं एल एच एस के बारे में नहीं लिख सकता। क्या करें बेटा, जो आपके हाथ में है उसके साथ आगे बढ़िए। इफ राइट हैंड साइड इज 0, व्हाट इज द राइट हैंड साइड, यानी ये। तो बेटा यहाँ से मिलेगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई इक्वल टू 0। यस, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? एक छोटा सा रिव्यू है, जरा सी बात है बेटा। अगर दो क्वांटिटीज़ का सम 0 है तो कोई गधा ही ये बोलेगा कि दोनों क्वांटिटीज 0 हो गई। एक दूसरे के नेगेटिव भी हो सकती हैं, बिल्कुल। तो ज़रा ये देखिए, अगर a प्लस बी 0 है तो यहाँ से ये नहीं कंक्लूड कर सकते आप a 0 एंड b 0। तो व्हेन कैन वी कंक्लूड दिस? अगर मैं ये बोल दूँ कि दोनों नॉन नेगेटिव हैं, फिर तो पक्का होगा। क्यों? सोचो,
कैन यू थिंक ऑफ टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज, टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज हुज सम इज जीरो, तो दोनों ही जीरो होंगे बाबा। सेम थिंग हियर, राइट हैंड साइड इज जीरो, दैट इज दिस प्लस दिस इज जीरो। बेटा ये क्वांटिटी भी नॉन नेगेटिव है, ये क्वांटिटी भी नॉन नेगेटिव, तो अब तो ये कंक्लूड करना ही पड़ेगा, दैट इज डी एक्स जेड इज जीरो एंड डी जेड वाई इज जीरो। हाँ जी, डिस्टेंस जीरो कब होगा, ये x इक्वल टू जेड है और ये z इक्वल टू वाई, दैट इज x इक्वल टू जेड इक्वल टू वाई। पहले और तीसरे को पिक कर लीजिए। ओहो, तो डी एक्स वाई कितना, ज़ीरो बाय डेफिनेशन। बेटा यही तो एल एच एस है, देखिए जादू, जादू। आर एच एस ज़ीरो से एल एच एस ज़ीरो आ गया, दैट इज दिस टाइम एल एच एस इक्वल्स आर एच एस। हाँ जी, अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। आइए, फर्स्ट केस में एल एच एस इज स्ट्रिक्टली लेस देन आर एच एस, सेकेंड केस में लेस देन इक्वल टू, और थर्ड केस में इक्वल है। तो क्या ये तीनों केसेस कंबाइन करके एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट पास कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं, कर देते हैं। कंक्लूजन, इन ऑल केसेस आपका और हमारा एल एच एस इज लेस देन इक्वल टू आर एच एस। होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। भाई ये ट्रिमेंडस थिंग, दिस इज अ ट्रिमेंडस क्वेश्चन। ओके, अब चारों एग्जाम्स प्रूव करना अपनी जगह है, और जो अब बड़ा इशू आ रहा है वो अपनी जगह है। बेटा जो चार एग्जाम्स आपने प्रूव किए हैं वो इसको एक मीट्रिक तो बनाता है। अब ज़रा इसका नामकरण कर दिया जाए, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपका मीट्रिक है जो इस तरीके से डिफाइन होता है, इसका एक बहुत ख़ास नाम है, वो ख़ास नाम, इस तरह से जो भी मीट्रिक डिफाइन किया जाता है, दिस इज डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है, तो व्हाट इज अ डिस्क्रीट मीट्रिक? वेल, विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्क्रीट मीट्रिक डी, distance is either 0 or 1. Distance is 0 when points coincide and distance is 1 if points are not coinciding. For instance, if this classroom is a discrete metric space, then स्टूडेंट नंबर 1 में और स्टूडेंट नंबर 2 में भी 1 का डिस्टेंस माना जाए, स्टूडेंट नंबर 1 में और स्टूडेंट नंबर 10 में भी 1 का डिस्टेंस माना, अगर डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़। चलिए, ये तो प्रूव हो गया भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन था। लेट अस मूव फॉरवर्ड विद वन मोर क्वेश्चन। जी, अगेन an important question, perhaps the last question for today's class। ये कर लेते हैं। let f from x to r be any इंडक्टिव मैप एंड dxy ऐसे करके दिया हुआ है, आपको शो करना है x is a matrix स्पेस। छोटी सी चीज़, x इज अ नॉन एम्प्टी सेट मैंने मेंशन नहीं किया, आप कर लीजिएगा। मीट्रिक जो है वो नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर ही डिफाइन किया जाता है, तो यहाँ नॉन एम्प्टी सेट है। तो ये इंजेक्टिव का क्या मीनिंग है? इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। तो 1 1 का क्या मतलब होता है? 1 1 मीन्स जब जब ऐसे एफ बी के बराबर हो, तब तब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1 1। ठीक है जी, वही सोल्यूशन आपको मैट्रिक्स शो करना है, फर्स्ट एग्जाम। हाँ जी, पहला एग्जाम मेरा बेटा नॉन नेगेटिविटी। क्लियरली मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई। दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। नॉन नेगेटिव तो हो गया। अब मैं सेकंड के बजाय थर्ड पहले कर रहा हूँ, क्योंकि इतने स्पेस में तो थर्ड ही आएगा। बेटा थर्ड इज सिमेट्री। देखिए क्लियरली, डी एक्स वाई इक्वल टू मॉड में एफ एक्स माइनस एफ वाई। थोड़ी ही देर पहले की बात है, आपको बताया गया था कि जितना मॉडुलस -5 का होगा बेटा, उतना ही मॉडुलस 5 का होगा, यानी मॉडुलस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ। ठीक है, आओ, तो जहाँ एफ एक्स माइनस एफ वाई वहाँ लिख दीजिए माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एफ, सॉरी, रीज़न दे दीजिएगा जैसे पहले दिया था आपने। हाँ जी, दिस इज मॉड में एफ वाई माइनस एफ एक्स, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग
दिस इज इक्वल टू डी वाई एक्स। तो भाई देखो नॉन नेगेटिव आ गया और आपका ये सिमेट्री भी आ गया आराम से। 1 सेकेंड। ठीक है भाई। अब एग्जाम नंबर 2। एग्जाम नंबर 2 सेकेंड एग्जाम होता है आपका कोइंसिडेंस। बेटा ज़रा ध्यान से देखना। डी एक्स वाई ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज मॉड में एफ एक्स माइनस एफ वाई ज़ीरो। हाँ जी, कुछ देर पहले आपको बताया गया था किस चीज़ का मॉडुलस ज़ीरो होता है बेटा, खाली ज़ीरो का ही मॉडुलस ज़ीरो हो सकता है। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स माइनस एफ वाई इज ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स एफ वाई एंड देयर कम्स योर वन वन मैथ। वन वन से क्या कह सकते हो बेटा, एक्स इज इक्वल हुआ, यहाँ मैंशन कर दीजिएगा सिंस एफ इज वन वन। उल्टा चलिए, आर द स्टेप्स होल्डिंग बैकवर्ड्स, एक्स इक्वल टू वाई इम्प्लाइज एफ एक्स एफ वाई, वेल डिफाइंड फंक्शन, यस। एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई से डिफरेंस जीरो, यस। डिफरेंस जीरो से मॉडुलस जीरो, यस। ये तो सब बैकवर्ड भी होल्ड कर रहे हैं, मज़ा आ गया। लास्ट, हाँ जी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। बट आपको शो करना है, लेट मी राइट करेक्टली। क्या शो करना है मेरे बेटा, डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। बेटा एल एच एस से शुरू कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। एल एच एस, एल एच एस इज डी एक्स वाई मेरे बेटा। डी एक्स वाई है आपका एफ एक्स माइनस एफ वाई। आप सबको दिख रहा है कि z इंसर्ट होना चाहिए या एफ जेड। एक्स के साथ z है तो यहाँ एफ जेड इंसर्ट कर दो। इट इज एफ एक्स माइनस एफ जेड प्लस एफ जेड माइनस एफ। हाँ जी, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, मॉडुलस ऑफ ए प्लस भी लगा दीजिएगा। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ जेड प्लस एफ जेड माइनस एफ। हाँ जी, इन टर्म्स ऑफ डी क्या है मेरा बेटा, ये है डी एक्स जेड एंड व्हाट इज दिस, डी जेड वाई। देखिए चारों एग्जाम्स हो गए हैं और ये आपका मैट्रिक बन गया है। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ना यहाँ इंपॉर्टेंट इशू देखो भाई, ये जो वन वन दिया था ये कहाँ यूज़ हो रहा है। ठीक है, देर इज़ नो वन वन हीयर, देर इज़ नो वन वन हीयर, वन वन खाली यहाँ यूज़ हो रहा है। इस स्पेस को, इस जगह को याद रखना कि चार एग्जाम्स में से, चार एग्जाम्स में से तीन एग्जाम्स फिर भी हो जाएंगे, सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होगा। बट वन वन के बिना नहीं बनेगा ये मीट्रिक, दैट मीन ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस आर्टिकल को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में बेटा। यहाँ आपको दिख रहा है कि बिना वन वन फंक्शन के काम नहीं चलेगा, तो आप ये कह सकते हैं इसको मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय अ इंजेक्टिव फंक्शन या मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय अ वन वन फंक्शन। ये यहाँ बिठा लीजिए, एवरी वन वन फंक्शन इंड्यूसेस। ये रहा सामने प्रूफ आपके। बेटा ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये आज के लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा फर्स्ट क्लास के लिए, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।